नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के जो बहुत बड़े जो एक्सपर्ट हैं, अपने जो सब्जेक्ट के जो मास्टर्स हैं, उनके माध्यम से मार्गदर्शन की सीरीज चल रही है। अभी जो चंद ही दिनों में हाल ही में जो मार्गदर्शन जो सीरीज चल रही है वो रीट विषय पर चल रही है। आज हमारे बीच में रीट का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने पिछले काफी सालों से 12 साल से भी ज्यादा देश और प्रदेश के अलग अलग कोनों में साइकोलॉजी विषय और शिक्षण जो विधियां हैं उनमें बहुत शानदार हजारों हजार बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया है। ऐसे सर हैं हमारे बीच में मनीष जी सर। जी मनीष जी सर, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। मनीष जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो इतना कम समय बचा है, लगभग 20 दिन का समय बचा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस समय में बच्चों के जैसे घबराहट हो रही है कि इतने कम समय में वो कैसे इस पेडागोगी और जो शिक्षण विधियां हैं इनको मैनेज करें, इसमें क्या पढ़े, ये बताएं सर आप। सबसे पहले तो जितना भी आपने पढ़ रखा है जी उसको रिवाइज करें। हाँ जी जी। उसी के साथ साथ जो साइकोलॉजी की जो पहली यूनिट, या मैं ये कहूं कि सबसे जो मुख्य पार्ट है जी, लर्निंग, अधिगम, जी जी, उसमें से सर 6 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अधिगम में मिलेंगे, केवल अधिगम में। जी जी। और उसी के साथ साथ 6 से 7 प्रश्न आपको बाल विकास, जो चाइल्ड पेडागोजी है, हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट है जी, उसमें से आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी। तो 12-13 प्रश्न का ये कॉम्बिनेशन है, दो ही टॉपिक का। दो ही टॉपिक है, एक तो लर्निंग और एक सीडीपी का। जी जी, तो अपने को दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जी बाकी का 5वीं यूनिट दे रखी है साइकोलॉजी की, जी, जिसमें मापन दे रखा है, मूल्यांकन दे रखा है, जी उपलब्धि परीक्षण दे रखा है, सीसीई दे रखा है। जी, जी इसी के साथ साथ निदान और उपचार दे रखा है, जी, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, जी सीखने के प्रतिफल है। जी। ये 5वीं यूनिट है जो 8 से 10 अंकों को लेकर बैठी है। अच्छा, तो 12 प्रश्न वो और 7-8 प्रश्न, 9 प्रश्न तक वहां से आने की पूर्ण संभावना है। जी तो अपन अगर उस टॉपिक को भी करते हैं जी, तो लगभग अपने 20 प्लस प्रश्न सही होने की संभावना है, संभावना 3 यूनिट में से 3 यूनिट में केवल। जी बाकी बचता है आपका बुद्धि, जी, व्यक्तित्व, जी समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अभिप्रेरणा। जी, जी तो उनमें से एक एक दो दो प्रश्न आने हैं। अगर अपन उसको पढ़ते हैं और पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के तौर पर अपन उसको पढ़ सकते हैं। बाल विकास तथा लर्निंग जो है, अधिगम जो पार्ट है, उसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं जी, अपने अकॉर्डिंग उन डेफिनेशंस को याद करें। जी, और कुछ व्यवहारवादी और संज्ञानवादी थ्योरीज दे रखी है, जी, जी, हम उनको याद करें। जी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम सीटेट का एग्जाम हुआ है, जी, उस सीटेट में संज्ञानवादी ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें से जेरोम ब्रूनर है, जी, वाइगोट्स्की है, जी, जीन प्याजे है, जी, कोहलबर्ग है। ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट दे रखे हैं साइकोलॉजी के संज्ञानवादियों में। उनको अगर हम अच्छे से तैयार करें तो प्रश्न वहां से 100% आने की संभावना है। जी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं मेथोडोलॉजी की, हाँ, मेथोडोलॉजी, जी सर। तो मेथोडोलॉजी में मापन मूल्यांकन का जो पार्ट है वो पूरी, अगर रीट की परीक्षा में देखूं मैं, जी, तो कम से कम 15 से 20 अंक का पार्ट है सर वो। 150 में से 15 से 20 अंक का। क्योंकि आपकी दो लैंग्वेज है, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। जी, तो हिंदी संस्कृत में जो टीचिंग मेथड का पार्ट है उसमें मूल्यांकन की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रविधियां, जी, निदान, उपचार, जी, जी, और ऐसे ही उपलब्धि परीक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चाहे वो हिंदी का मेथड हो, चाहे वो संस्कृत या इंग्लिश का मेथड हो। उसके साथ साथ कुछ शिक्षण विधियां दे रखी है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, उसी के साथ साथ अनुसंधान विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है। इन विधियों के गुण और दोष भी वो पूछता है एग्जाम में, और उसी के साथ साथ उनके प्रतिपादक भी पूछता है, जो छोटे छोटे टर्म्स में है। जी, जी, तो हम उनको याद कर सकते हैं। याद कर सकते। बिल्कुल। अगला मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे नए जो टॉपिक है, जैसे शिक्षा नीति के लिए कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, उनमें बच्चा जैसे इस समय उस टाइम के अनुसार कैसे मैनेज करे। देखो, 5+3+3+4 का जो निर्धारण किया गया है, कितने बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा, 5 स्तंभ इसके बनाए गए हैं। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में सबसे पहले
TSR सुब्रमण्यम समिति बनी थी। जी जी तो ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स दे रखे हैं, आप एक बार बच्चे जो है इनको अच्छे से याद करें। उसी के साथ साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जी। कौन कौन सी, जैसे मिशन नालंदा है, मिशन तक्षशिला है, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ योजनाएं दे रखी है इससे जी, जी। संबंधित। बच्चा उनको करेगा तो मोस्टली उसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ जैसे मैं बात करूं, ये जो बच्चों में जो फोबिया है, हाँ ये मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं हाँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के प्रश्न जी, आए, जी, हाँ। बहुत सर अब क्या करें 15-20 दिन में, कैसे पास करें हम। हाँ, उनके डर हो रहा है कि भाई पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, पर उनके यूं हो रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल सर, भय। तो मैं बालकों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, जैसे लर्निंग है, उन पे ध्यान दें। उन पर ध्यान दें, उन पर ज्यादा फोकस करें। आप एक तो लैंग्वेज को पकड़े सर, जी जी। जिनकी हिंदी और संस्कृत है, हिंदी और संस्कृत में जो ग्रामर का ग्रामेटिकल पोर्शन दे रखा है, जी वो लगभग सेम है, 60 to 70%। सही है सर, सही। संधि है, समास है, अवयव है, उसी के साथ साथ उपसर्ग दे रखा है, प्रत्यय दे रखा है, जी उसको हम कंप्लीट करें तो उसमें दोनों में मैचिंग है, जी सर। तो वहां से हम बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी और धन्यवाद सर। 50% हम 50% यानी मैं ये कहूं 60 में से 50 नंबर हम ला रहे हैं, 45 से 50 अंक हम ला रहे हैं, तो फिर SST में एक तो सब्जेक्ट बचता है, जी जी। और उसी के साथ साथ साइंस मैथ में सब्जेक्ट बचता है जी, 60 जी। नंबर का, जी जी जिसमें 10 नंबर का साइंस में आएगा मेथड, जी। और 10 नंबर का मैथ में आएगा। जी। तो 20 नंबर का वो पोर्शन है मेथड वाला part। मेथड वाला। तो मेथड का पोर्शन है जिसमें मापन मूल्यांकन के 3-4 प्रश्न फिक्स है, जी ऑडियो विजुअल ऐड है, श्रव्य दृश्य साधन है, उसमें से एक जो पहली यूनिट है, जैसे गणित का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और जी, जी, अवधारणा से संबंध, उनमें से 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे। जी इसी के साथ साथ और भी, जैसे मैं बात करूं, आप सबसे पहले एग्जाम में लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे, लैंग्वेज को जी। क्योंकि लैंग्वेज हमने बचपन से पढ़ी है। साइकोलॉजी बच्चा बीएड में पढ़ता है, उसके बाद में वो डायरेक्ट कोचिंग में ही पढ़ता है सर, तो जी। साइकोलॉजी का उसके डर रहता है। डर रहता है। तो मैं सभी कैसे- बच्चों बिल्कुल के बिल्कुल सर। इतना कम समय, इसमें ये आप वाला जो पार्ट है, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जी, इनमें वो रिवीजन कैसे करें सर? रिवीजन का ये है कि सर हमने जो अभी तक पढ़ा है, जी, जो कोचिंगों ने टेस्ट लिया है, हम या उसी- कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। बिल्कुल, जो सेल्फ खुद ने अगर नोट्स बनाए और रेगुलर अगर स्टडी कर रहा है, और टेस्ट अगर उसने गंभीरता से दिए हैं, जी, तो निश्चित रूप से पहले ही चांस में, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, वो 90 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब ये मेरा ये अगला क्वेश्चन है सर, अब जो इतना कम समय है, हाँ जी सर, इसमें जैसे उसकी अध्ययन सामग्री क्या बिल्कुल। क्या? अध्ययन सामग्री में वो सबसे पहले लैंग्वेज देखे, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से याद करे, उसी के साथ साथ वो मेथड का पोर्शन कंप्लीट करे सर। जी, अगर सब्जेक्ट है उसका L1 में है, तो L1 में EVS है, पहले उसने लैंग्वेज की, उसके बाद में EVS को करे, उसके बाद में मैथमेटिक्स करे वो, फिर करे। हाँ, उसके बाद में फिर वो साइकोलॉजी पर जाए। जी, अब जैसे सर मेरा है कि जैसे एग्जाम हॉल में अमूमन देखा जाता है, अभी RS में भी देखा और पिछले कई भर्तियों में देखा, बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, बिल्कुल, पर वो एग्जाम हॉल में वहां ऐसी कोई रणनीति नहीं अपना पाते हैं, वहां उनकी कोई फोबिया होता है या जो भी है। तो आपके पार्ट में, आपका जो पार्ट जिसका आप मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उसमें वो एग्जाम हॉल में कैसे करे, उसको कैसे मैनेज करे ताकि अच्छा अपना रिजल्ट दे सके? देखो, साइकोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें से ये डेफिनेटली है 3 से 4, 5 प्रश्न आपको जटिल मिलेंगे। जी जी। अगर वो प्रश्न कंटिन्यू जटिल आते हैं, तो हमें साइकोलॉजी के पोर्शन को एक बार छोड़कर दूसरे पोर्शन पर जाएं या दूसरे पेज पर जाएं जी, उनको हम छोड़ दें जी, क्योंकि वो हमारी नेगेटिविटी आ गई वहां पे। हाँ हाँ, हमने बहुत अच्छी तैयारी की, हो सकता है एग्जामिनर ने 3 डेफिनेशन दे दी और तीनों डेफिनेशन हमने पढ़ी है और हमें याद नहीं आ रही, जी जी, और उनका आंसर डबल में आ रहा है जी, क्या A हो सकता है या C हो सकता है जी, तो हम उन ऐसे प्रश्नों को छोड़ दें मतलब कुछ समय के लिए छोड़ दें, बाद में दूसरे राउंड में हम उन पर विचार करें, अगले में आ जाए। नेक्स्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा सर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें नेगेटिविटी नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट पूरे 150 प्रश्न करके आए, 1% भी नेगेटिविटी नहीं है इसमें, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्क तो है ही बिल्कुल नहीं है। 150% अटेम्प्ट करें, आप गणित के पोर्शन पे ज्यादा ध्यान ना दें, अगर आप उसी में लग गए तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे, फिर आपके सिर्फ पश्चाताप रहेगा। वो टेस्ट सीरीज ही करवा सकती है, टेस्ट सीरीज अगर जिसने ज्वाइन किए, टेस्ट सीरीज रेगुलर दिए, उस जिसने टेस्ट और अपना मूल्यांकन किया है, तो निश्चित रूप से सर कहीं रुकेगा नहीं।
नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ हमने जाएं उसको आप। समय दिया है। हाँ, और आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं। अगर जी। आपका कोई जटिल प्रश्न है तो उसे छोड़ें, उस पर ज्यादा समय खर्च ना करें, क्योंकि हमें पता है कि 150 प्रश्न है और 150 ही मिनट है। अगर जी। आप एक प्रश्न को ज्यादा समय दे रहे हैं, 5 से 7 मिनट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले सभी प्रश्नों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। जी। एसएसटी जो विषय है रीट का, उसमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जो पिछले काफी सालों से, लगभग 15 साल से अलग अलग आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सभी जो भर्ती परीक्षाएं उनको शानदार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत हैं जयेश चौधरी सर, जो एसएसटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जयेश चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको थैंक यू और आपके प्लेटफॉर्म पर मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कि जो अभी लगभग आज अपन जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे लगभग 20 दिनों बाद ये एग्जाम है रीट का। जी बिल्कुल। तो इतने कम समय में, और वो भी इतने बड़े पार्ट में जिसमें बहुत से पार्ट शामिल है एसएसटी में, इसमें तो सर इसमें इतने कम पार्ट को इतने कम समय में कैसे मैनेज करें बच्चे? हाँ, नो डाउट एसएसटी का जो पार्ट है बहुत लेंथी और बड़ा सिलेबस वाला है, और आपको विदित है कि एसएसटी के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो टीचिंग मेथड के रहते हैं, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड कल्चर के रहते हैं। जी। तो इसके अंदर आपको इतने बड़े सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं बस उसी को बार बार थॉरोली रिवीजन करते रहें, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको लग रहे हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप नोट डाउन करते रहें या छोटी सी पॉकेट डायरी में लिखते रहें। जी जी। और जब भी मौका मिले, खाते पीते उठते बैठते, आप उसको रिवाइज करते रहें। रिवाइज करते, जैसे अब जो ये समय है इसमें बहुत से बच्चों के मेरे पास में कॉल आते हैं कि सर हमने इतनी सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, वो दबाव में आ रहे हैं, उनके फोबिया हो रहा है। जी बिल्कुल सर, ये सबके साथ होता है, शायद अपन भी पढ़ रहे होंगे तब ऐसा ही लग रहा होगा। तो जनरली जो पढ़ा जा रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो सबको लगता है कि हम भूल रहे हैं या हमें कुछ भी याद नहीं है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट से कोई ढंग की एक नोटबुक ले आए या बुक लाके, और मॉड्यूल्स खूब सारे आते हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल्स लाके बार बार आप उसको रिवीजन करें और आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं उसका एनालिसिस करें। वो देखें, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं। जी जी। और जहां गलती हो रहे हैं उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लें वापस। जी। कि जैसे अब ये जो रिवीजन है, वो इतने बड़े सिलेबस को रिवीजन किस प्रकार करें? रिवीजन के अंदर अभी नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप लंबे समय से पढ़ रहे हो या जैसे भी आपका तैयारी का जो तरीका है, उसी तैयारी के तरीके को एडॉप्ट करते हैं रहें और उसी के अनुसार ही पढ़ें। और जो अब समय बच गया उसमें थॉरोली पढ़ें, आप जल्दी जल्दी पढ़ें और ज्यादा बार पढ़ें, क्योंकि बार बार रिवीजन करें, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन सामने रहेंगे आपके। तो ऑप्शन देख के आपको एलिमिनेट करने का तरीका जरूर निकल जाएगा। और अगर कोई ऐसा फैक्चुअल चीजें और पुराने पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि फंस रहा है या हमें नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको लिख लिख के याद करें और बार बार उसको प्रैक्टिस में लाएं, जिससे हो सकता है। जी सर। एक जैसे इतने जैसे 5 से सब्जेक्ट हैं, इसमें पार्ट है। जी बिल्कुल। तो इनको एक दिन में एक साथ ही पढ़ें या कैसे पढ़ें इनको, या एक दिन में वो हर स्टूडेंट का तरिका अलग अलग होता है, लेकिन एक सामान्य, अब बहुत दिन कम बचे हैं तो आप सुबह एक, जैसे सपोज करो आप हिस्ट्री लेके बैठे हो और पुराने पेपर देखते हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से रहते हैं जी। तो उसको आप जल्दी से पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, और फिर बाकी जो सेगमेंट रह गए हैं जहां से वेटेज कम रहता है जी, उस टॉपिक को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अवॉइड भी, हाँ। अमूमन जैसे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि उसमें वो कर रहे हैं पुटअप है कि सर जो इतना बड़ा पार्ट है, इस पार्ट को एक ऐसी कोई रणनीति हो जिसके अनुसार इतने बचे हुए कम में समय में अपन उसको साध सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो कौन कौन से जैसे भाग में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको थोड़ा अपने को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, जिनको थोड़ा स्किप करना चाहिए, जो इतना कम समय बचा है इसके मुताबिक?
तो वो थोड़ा सा सर जैसे आप थोड़ा बताएं, देखें ये पूरी विस्तार पूर्वक रणनीति पर। जैसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में लगभग 15 से 18 क्वेश्चन की संभावना रहती है, और हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंडियन हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा प्राचीन से ज्यादा पूछे, प्राचीन से ज्यादा आते हैं, और प्राचीन में 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि रीट का सिलेबस उस हिसाब से कर रखा है मॉडिफाई और डिफाइन कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया जाता है। फिर भी मैं अगर कहूंगा कि सिंधु सभ्यता से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म से क्वेश्चन मिलेगा, जैन बौद्ध धर्म से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है। जी जी। और एक छोटा सा टॉपिक है जनपद एंड महाजनपद, वहां से हर साल इजी क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां देखें। और एक नया टॉपिक ऐड हुआ है चोल वंश अभी इसी बार ऐड हुआ है। तो चोल वंश के 3 सेगमेंट बनते हैं, चोल प्रशासन है, और चोल कला है, और चोल शासकों की उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। बस मोटा मोटा आप वहां से देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भक्ति सूफी में से एक क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, और भक्ति में से क्वेश्चन हर बार जनरली पूछा जाता है, सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में, या प्रमुख संत है या उनके द्वारा कौन सा दर्शन या संप्रदाय के बारे में बात की जाती है। मुगल आप स्किप कर सकते हो, बहुत लंबा चैप्टर है तो आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद में पूरा नेशनल मूवमेंट रहता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लगाकर फ्रीडम मूवमेंट तक, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मोटी मोटी घटनाएं, कुछ संस्थाओं के नाम, जनरली गांधी से क्वेश्चन से आते हैं, सही बात पूछा जाता है, तो गांधी के रिलेटेड असहयोग आंदोलन है, या सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, और कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और वो पुराने आप पेपर देखोगे तो उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा और लग जाएगा जी। और उसी हिसाब से अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर संसद वाला जो सेगमेंट है, संसद के 3 पार्ट पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट से जनरली प्रशासन और इसके जो पंचायती राज है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। और ऐसे ही आप राजस्थान की कल्चर है, तो हम जब राजस्थान के ही निवासी और दिल्ली दैनिक जीवन में इन सभी का प्रयोग करते हैं, तो किले महल है, ऑर्नामेंटल्स हैं, वेशभूषा है, खान पान है, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली राजस्थान वाले बच्चे कल्चर में डिफीट नहीं होते हैं, तो हाँ, वो आप थॉरोली एक बार पढ़ोगे, वहां 4 ऑप्शन देखोगे तो इजीली क्लियर हो जाता है। और इसी प्रकार से आप ज्योग्राफी की बात करते हो, तो ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी भी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक हैं, और राजस्थान की ज्योग्राफी के भी है। तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में रहते हैं। तो इसमें आप थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी करें, जैसे आप मान लो जनसंख्या ही पढ़ रहे हो, तो राजस्थान की और इंडिया की एक साथ जनसंख्या पढ़े, दोनों की तुलनात्मक रूप से साथ में पढ़े, तुलनात्मक करें। अगर मान लो कृषि पढ़ रहे हो, उद्योग पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से आप कंपैरेटिव एक साथ टेबल बना सकते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करें। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो भौतिक भूगोल से होता है, फिजिकल ज्योग्राफी से होता है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर 1-2 बार आपने समय से पहले रिवाइज कर लिया है तो इजीली हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट बेस बनाकर करंट से पूछा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से पॉलिटी वगैरह, इससे तो पॉलिटी की जो पीछे वाला चुनाव प्रक्रिया वगैरह है, या मतदान से संबंधित जागरूक है, या बाल संरक्षण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, हाँ, वहां से क्वेश्चन हो सकता है, तो हो सकता है। हाँ, तो उसको थोड़ा देखें। एक सर, जैसे स्टडी मटेरियल इस समय उनका क्या हो, अध्ययन सामग्री क्या हो? अध्ययन सामग्री तो अब नया तो हाथ डालना मुनासिब नहीं होगा और ना ही ठीक रहेगा, इसलिए जो आप पढ़ रहे हो उसी को शॉर्ट बनाते हुए आप पढ़ें, और कहीं न कहीं आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या सेल्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देवें। और जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है, तो राजस्थान अध्ययन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और कक्षा 9-10 की राजस्थान अध्ययन आपको कवर करके जानी ही जानी है। इसके अलावा एनसीईआरटी, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, तो एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। विशेष रूप से सलाह ये दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर जो कॉलम्स है चैप्टर के पीछे, हाँ, चैप्टर के पीछे कॉलम्स हैं, और चैप्टर के पीछे मल्टीपल क्वेश्चंस भी होते हैं,
पिछले आप एग्जामों में देखोगे तो सीधे वहीं से उठा लिए वहीं से गए उठा हैं। लिए। तो इसलिए आप वो मल्टीपल क्वेश्चंस प्लस जो कॉलम्स है वो जरूर देखें। का जो रीड का पार्ट है, इसमें वो परीक्षा हॉल में इस पेपर को, आप वाले पार्ट को कैसे मैनेज करें, ये थोड़ा सा आप बताएं कि किस वरीयता में करें, कैसे करें। हाँ, जनरली वही 90 और 60 का रेशियो रहता है। तो पहले तो आप जो साइकोलॉजी है और हिंदी है और जो भी सेकंड लैंग्वेज है उसको टारगेट करें, और फिर आप एसएसटी के पोर्शन पे आए। तो एसएसटी के पोर्शन के अंदर हिस्ट्री सबसे इजी रहता है, जी, जिसमें अपने 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री से रहते हैं, और राजस्थान की हिस्ट्री से भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, ये चीजें रहती है एकीकरण से संबंधित। और एक क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा आपको राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व से। जी, जी, जी। तो व्यक्तित्व वो सारे अपने में से ही होते हैं, हाँ, और जो हम अखबार में भी पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उन में से क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो आप पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके फैमिलियर है उनको देखें, और आजकल क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें है या नहीं है ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, जी, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और फिर चारों ऑप्शन को कवर करें और जी, जी, जी। समकालीन घटनाएं देखें। घटनाएं देखें हाँ, उसके और आसपास की। ऑप्शन को काटते हुए आप क्वेश्चन को अगर आ भी नहीं रहा है तो इजीली कर सकते हो। इजीली कर हाँ, सकते हैं। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, उसमें 2 तो आप तुलनात्मक स्टडी करते हुए या कंपेयर करते हुए काट लिए, अब बचे 2, तो उसमें से आप इजीली, हाँ, हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। फिर आप स्वविवेक के आधार पर भी ले ले, और नेगेटिव मार्किंग वैसे भी है नहीं। तो आप अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप 90% तक क्वेश्चन को डील कर सकते हो जाएगा। और क्या सर, अंतिम रूप से आप क्या बताना चाहेंगे इस समय में बच्चों को? हाँ, अब यही है इसके कि अलावा और क्या ज्यादा से ज्यादा PYQ निकालें। PYQ निकालें। हाँ, और PYQ का ही मतलब मल्टीपल क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे 150 में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं या 120 हो रहे हैं। अगर 100 प्लस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, और अगर मान लो 90 के आसपास रह रहे हैं तो जो वीक पोर्शन लग रहा है, मान लो हिस्ट्री वीक है या टीचिंग मेथड वीक है या पॉलिटिकल वीक है, तो उस वीक वाले सेगमेंट को जरूर दोहराएं बार बार। जी, जी। हाँ, जिससे आपका इंप्रूवमेंट इजीली हो जाएगा।